पहले पूरे जनवरी से बस मैं 2025 साल का आ रहा है, मतलब 2025 का जो करंट अफेयर्स पढ़ लेगा उसका रिजल्ट ग्रुप डी में क्लियर। ना पॉलिटी पूछा था, ना हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी वगैरह कुछ नहीं, खाली करंट। मैथ जो रीजनिंग है वो रीजनिंग तो बहुत इजी था, मैथ एवरेज का। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो है अभी ग्रुप डी का एग्जाम है, उसमें करंट अफेयर का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे करंट अफेयर जो बोला जा रहा है कि लगभग 20 में 20 करंट अफेयर ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा 20 में 20 तो नहीं, लेकिन आपको देखिए 12 से लेके 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर को देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। और करंट अफेयर आपको बहुत सुविधा ये है कि आपको केवल जनवरी का, यानी जनवरी नहीं 2025 का मिल रहा है। ठीक है, सारा क्वेश्चन तो 2025 का नहीं, लेकिन लगभग क्वेश्चन जो है आपका 2025 का ही है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन 2024 का भी पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को देखिएगा और आप जवाब देने की कोशिश भी जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या जब फरवरी 2025 में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2025 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये है अमृतकाल का बजट, ऑप्शन बी है सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन सी है सबका विकास और ऑप्शन डी है युवा शक्ति राष्ट्रीय संघ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या सबका विकास। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फरवरी 2025 में जो केंद्रीय बजट पेश हुआ उसका जो थीम था वो क्या था दोस्तों, सबका विकास। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको याद नहीं रहेगा, थोड़ा आप भूल भी सकते हैं, लेकिन आप जब एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, ठीक है, जब आप एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं तो आपको पूरा याद रहेगा। तो इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट 2025 जो है प्रस्तुत किया। कब? फरवरी 2025 में। ये सब भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जिसका मुख्य विषय यानी कि मुख्य थीम जो था वो क्या था, सबका विकास था। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य क्या था, सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद इसका प्रमुख आकर्षण यानी कि इसका जो हाईलाइट था वो क्या था, तो 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं। ठीक है, वेतन भोगी करदाताओं के लिए कटौती के साथ 12.75 लाख तक का लगेगा। ठीक है, इसके बाद एक किराए पर टीडीएस की सीमा जो है 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। इसके बाद अपडेट टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा जो है वो 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी वर्ष, 4 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये सब पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो है जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन इसका ये है झेलम नदी, ऑप्शन बी है चिनाब नदी, ऑप्शन सी है सिंधु नदी और ऑप्शन डी है क्या, रावी नदी। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित में भी रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी। ठीक है, चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तब आपको जाके ये क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखिएगा तो आप कंफ्यूज भी हो जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रेशर भी रहता है। ठीक है, देखिए अगला क्या है इसका, चिनाब रेल ब्रिज जो है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर के किस जिले में, तो रियासी जिले। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या, रियासी जिला। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, चिनाब नदी पर है, ये तो सबको पता है नदी पर है। विशेषता क्या है दोस्तों इस नदी, ये पुल का, तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 359 मीटर। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये भी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो कश्मीर घाटी के शेष भारत से जोड़ना। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है दोस्तों ये आपको जरूर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कब? 6 जून 2025 को हुआ। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। चलिए सारा पॉइंट आप लोग देखिएगा और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 के गणतंत्र दिवस पर कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन ये है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, 7 व्यक्तियों को जो है कौन सा पद्म भूषण देने की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका भी देख लेते हैं आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में, तो ताकि आपको याद रहेगा। क्या, भारत सरकार द्वारा 2025 में कुल कितना 139 व्यक्तियों को पद्मश्री
यानी पद्म पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार में कौन कौन आ गया, पद्म विभूषण भी आ गया, पद्म भूषण भी आ गया और पद्म श्री भी आ गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किसको कितना मिला है, तो पद्म विभूषण जो है उसमें 7 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, पद्म भूषण जो है उसमें 19 व्यक्तियों को मिला है और पद्म श्री 113 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, इन सबका नाम भी आपको पूछ सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों क्या है, भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज, इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज किस राज्य में खोला गया, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवुल्लर प्रतिमा को जोड़ता है। तो ऑप्शन ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है आपको क्वेश्चन, इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ आपको दिया हुआ है क्या कि जो विवेकानंद रॉक और क्या तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि ये अगर आपको पता होगा ये कहाँ है तो इससे आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, तमिलनाडु। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन, M.K. स्टालिन ने कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्थान कहाँ पे है यह ब्रिज, तो यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। और परियोजना, तो यह तमिलनाडु सरकार की 37 करोड़ की पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन की बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन ने क्या है एक्सियोमा 4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा। तो ये पता होगा आपको। ऑप्शन ए क्या है, राकेश शर्मा, ऑप्शन बी क्या है, शुभंशु शुक्ला, ऑप्शन सी है पवन कुमार, ऑप्शन डी है संजय मित्तल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, शुभंशु शुक्ला। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं क्या है, IAF ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला एक्सियोमा 4 मिशन के चालक दल के सदस्य थे। ठीक है, जो स्पेस एक्स और नासा, ठीक है, के सहयोग से ISS के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है। मिशन का नाम क्या था, तो एक्सियोमा मिशन 4, यानी कि ये X4। ठीक है, ये मिशन का नाम था दोस्तों। और महत्व क्या था, वह IS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं। चालक दल ने परिक्रमा प्रयोगशाला में लगभग 14 दिन बिताए थे। ठीक है, 14 दिन वहाँ पे ये लोग रहे थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है हमारा, अगला जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, क्या, जनवरी 2025 में इसरो द्वारा भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण किस तकनीकी का प्रदर्शन करने हेतु स्पेस नहीं है, क्या, स्पाडेक्स मिशन द्वारा यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये क्या है, मानव अंतरिक्ष उड़ान, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर लैंडिंग, ऑप्शन सी है रैंडेज डॉकिंग और अनडॉकिंग, ऑप्शन डी है मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या, रैंडेज डॉकिंग और अनडॉकिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए थोड़ा, ताकि आपको समझ भी आ जाए और थोड़ा याद भी रहे। क्या एक्सप्लेनेशन, स्पाडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से लॉन्च किया गया, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो भविष्य के जटिल अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण रैंडेज यानी कि 2 अंतरिक्ष यानों का मिलना, डॉकिंग 2 अंतरिक्ष यानों का जुड़ना और अनडॉकिंग 2 अंतरिक्ष यानों का अलग होना जैसी तकनीकों का प्रदर्शन करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, विशेषता क्या था दोस्तों, तो यह जो है भारत जटिल अंतरिक्ष युद्धाभ्यास हासिल करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया। ठीक है, भारत जो है कौन सा देश बन गया, तो 4th देश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन आपको देख के भी लग रहा होगा कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके जो हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं वहाँ पे जो 2-3 पॉइंट दिए हुए वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक बार आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ आता तो एक बार और रिपीट कीजिएगा वीडियो को, और सारा क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान ने भारत को 2047 तक शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए एक रोड मैप का अनावरण करने हेतु IBM के साथ भागीदारी की। तो ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है NITI आयोग और ऑप्शन डी है मेटली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा NITI आयोग। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, नीति आयोग, ठीक है, NITI मतलब नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को शीर्ष
क्वांटम अर्थव्यवस्था में से एक बनाने के लिए एक रोड मैप अनावरण किया। ठीक है, यह साझेदारी क्वांटम कंप्यूटिंग और संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जनवरी 2025 में किस देश ने ईस्ट रिएक्टर के साथ 400 सेकेंड के प्लाज्मा सीमिति, ठीक है, रिकॉर्ड को तोड़कर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि जो है हासिल की? तो ऑप्शन ए है भारत ने, ऑप्शन बी है रूस ने, ऑप्शन सी है चीन ने, ऑप्शन डी है क्या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन ने। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा क्या है। चीन के जो प्रौद्योगिकी उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकाम क्या है टोकामक यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट रिएक्टर जो है ने 400 सेकेंड में, ठीक है, 400 सेकेंड के प्लाज्मा सीमित रिकॉर्ड को तोड़कर एक नए वैज्ञानिक उपलब्धि जो है हासिल की, जो परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में क्या है डीआरडीओ ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? तो दोस्तों ऑप्शन क्या है, ये अग्नि का, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ऑप्शन डी है परले। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या परले। ठीक है, चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो है परले का सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया। ठीक है, विशेषता क्या है इसका परले का? परले कम दूरी की ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जिसे पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के ओवरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अप्रैल 2025 में भारत की किस नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा यानी कि बढ़ाना और अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है? ऑप्शन क्या है ये दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष व्यापार नीति 2025, ऑप्शन बी है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और ऑप्शन सी है अंतरिक्ष पर्यटन नीति और ऑप्शन डी है उपग्रह संचार नीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार देख लीजिए क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी। उद्देश्य जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना और इसरो को अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना और देश के नवाचार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाना है। ठीक है, खिलाड़ी मतलब एक बढ़िया बनाना है, यानी कि अर्थव्यवस्था में एक मजबूत पकड़ बनाना है। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। देखते हैं हम लोग क्या किस देश ने हाल ही में स्कूलों की कक्षाओं में मोबाइल फोन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सबसे अच्छा काम किया किस देश ने? तो ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किस देश ने? जापान ने। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम रहा है। ठीक है, मोबाइल फोन जो है स्कूल में बंद कर दिया। और हमारे इंडिया में क्या होता है दोस्तों, आप लोग को भी पता होगा, हमारे इंडिया में तो बच्चा एग्जाम में भी लिखता है तो मोबाइल फोन से ही आंसर लिखता है। चलिए अगला इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। जापान ने छात्रों के बीच ध्यान केंद्रित करने और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में स्कूलों की कक्षाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अगर मोबाइल फोन होता है तो स्टूडेंट जो होते हैं आपस में बात भी नहीं करते हैं, एक दूसरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, सब मोबाइल में अपना बिजी या अपना मोबाइल में इधर बिजी। ठीक है, तो इससे जो है सामाजिक संपर्क बढ़ना दिक्कत होता है। ठीक है, अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा तो ही आप बात कीजिएगा। अभी के टाइम में जो है अगर आप फैमिली के साथ बैठे हुए भी हैं, आपके 4-5 फैमिली अगर साथ में बैठे हुए भी हैं तो वो सब अपने अपने फ़ोन में बिजी होंगे। ठीक है, आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे होंगे। और पहले क्या होता जब फ़ोन नहीं होता था तो सब कोई आपस में बात करते थे। ठीक है, कोई ना कोई टॉपिक पे बात होती थी तो जिससे सामाजिक संपर्क बढ़ती थी। तो अभी फैमिली में जब ऐसा होता है तो स्कूल में क्या होगा? तो इसलिए मोबाइल फ़ोन का प्रतिबंध लगा दिया ताकि लोग आपस में बात करें और सामाजिक संपर्क बढ़े। ठीक है, ये एक अच्छा कदम रहा है, ये हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल पता नहीं हो पाएगा या नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि GPI 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों डेनमार्क, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आइसलैंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए
इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन क्या है आप लोग देखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IP द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, शीर्ष देश कौन कौन थे? तो पहला आइसलैंड, दूसरा आयरलैंड और डेनमार्क। ठीक है, भारत की रैंक किस में कितना रहा है? तो 163 रहा है। कितना रैंक रहा है दोस्तों? 163 देशों में से। ठीक है, 163 देशों में से 115वां रैंक रहा है। कितना? 115वां। सुरक्षा, सैन्यकरण और चल रहे संघर्षों जैसे कारकों के आधार पर है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे पीछे वाली वीडियो भी आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि रीजनिंग के अलावा GS और करंट अफेयर का और भी वीडियो है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा सारा, जो अगर आपके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 4 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, ठीक है, क्या है, JIMEX आयोजित किया गया? तो किस देश के द्वारा दोस्तों? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या, जापान। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग। क्या है? तो जापान, इंडिया और क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, भारत और जापान के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, यानी भारत जापान अभ्यास कौन कौन से है? तो एक ये भी है, क्या, धर्म गार्जियन और सिन्यू मैत्री, ये जो है वो वायु के लिए और ये जो है सेना के लिए। और ये जो अभी है वो अभी हम लोग जो पढ़े क्या, जिमैक्स, तो ये भी है द्विपक्षीय समुद्री के लिए। ठीक है, और ये है सेना के लिए और ये वायु सेना के लिए। चलिए इसके बाद क्या है दोस्तों, यह अभ्यास दोनों देशों के नौ सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता यानी कि इंट्रोपेरिएबिलिटी और सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। वर्ष 2025 के लिए UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG इंडेक्स भारत में यानी कि भारत का जो रैंक है वो क्या है, ये आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ए क्या है, 88, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी है क्या, 103 यानी कि 103। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, 99। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका पढ़ना चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ लीजिए। क्या है, 2025 SDG रिपोर्ट जो है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि किसके द्वारा जारी होता है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये कोई भी जवाब दे सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, भारत का रैंक जो है वो 17 SDG पर 99 है। ठीक है, कौन सा रैंक है, तो 99। और शीर्ष देश यानी कि इसमें जो सबसे फर्स्ट में कौन है, तो फिनलैंड है, सेकंड स्वीडन और थर्ड डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण किस दुर्लभ समुद्री जीव के भूमध्य सागरीय जल में असामान्य रूप से देखने की जो घटना हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दर्ज की गई? तो ऑप्शन ए की समुद्री कछुआ, ऑप्शन बी ब्लू ड्रैगन, ऑप्शन सी है समुद्री घोड़े और ऑप्शन डी है जेली फिश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लू ड्रैगन। ठीक है, चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। क्या है दोस्तों, जो वैज्ञानिक ने ब्लू ड्रैगन है, ठीक है, वैज्ञानिक ने ब्लू ड्रैगन जो एक दुर्लभ समुद्री स्लग है, सी स्लग है, जो स्पेन के भूमध्य सागरीय जल में असामान्य रूप से पाया गया। ठीक है, कारण भूमध्य सागर के तेजी से गर्म होने को इस घटना से जोड़ा गया है, क्योंकि बढ़ते तापमान से ब्लू ड्रैगन को शिकार जो है जैसे जेलफिश और पुर्तगाली मैन वो वार बढ़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला को जो है हमारा, अब हम लोग देखने वाले हैं खेल और पुरस्कार से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हर एक टॉपिक से हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया गया। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चांस है आपके आने का। इसके अलावा आगे भी वीडियो आएगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए इतने क्वेश्चंस को ढूंढने में। ठीक है, चलिए और क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सितंबर 2025 में संपन्न हुए ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका जो मेजबानी किया था किसने किया था? तो ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने किया था। ये आप लोग को पता होगा। तो देखिए दोस्तों इसका क्या है, यह टूर्नामेंट जो है 18 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। पता है ना कौन जीता था? बता दीजिए जरा कॉमेंट में एक बार। सैयद मोदी जो है इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला युगल ओमेन डबल्स का खिताब लगातार दूसरी बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता? युगल मतलब होता है डबल। ठीक है, तो ऑप्शन ये है अश्विनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी, ऑप्शन बी है गायत्री गोपीचंद और एन सिक्की रेड्डी, ऑप्शन सी है
ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद, और ऑप्शन डी है ज्वाला गुट्टे और अश्विनी पोनप्पा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी, ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग जरा देख लीजिएगा थोड़ा सा है इसमें। भारतीय जोड़ी ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का महिला युगल खिताब लगातार दूसरी बार जीतकर अपनी मजबूती स्थिर बरकरार रखी। ठीक है, दूसरी बार ये जीत रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, या गुजरात टाइटंस, या चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। आप लोग को तो पता होगा इसमें क्या क्या हुआ था जीतने के बाद। तो चलिए चलते हैं, इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी जीता कौन हुआ आप लोग बताइएगा, लेकिन यहाँ पे चलिए बता देते हैं। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला कौन जीता था? तो आरसीबी जीता था। और किसको हराया था? तो पंजाब किंग्स के हराया था। कहाँ पे, कौन स्टेडियम? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम या अहमदाबाद में। ठीक है, तो ऑरेंज कप इसमें किसको मिला, यानी कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो ये याद रखिएगा आप लोग, साई सुदर्शन। ये किसके प्लेयर है? तो गुजरात टाइटंस के। ठीक है, और पर्पल कप यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? तो प्रसिद्ध कृष्णा। ये किसके प्लेयर है? तो पंजाब किंग्स के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या है। 19 क्वेश्चन है, जनवरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 है। जनवरी 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर जेवेरेव, और ऑप्शन डी है जेनिक सिनियर। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, जेनिक सिनर। ठीक है, चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग क्या है। जेनिक सिनर जो है कहाँ के प्लेयर है? तो इटली के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है विविध से है। तो क्या क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कर्नाटक सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक किले के विकास के लिए 100 करोड़ की योजना घोषणा की। कौन सा किला? ऑप्शन ए बिदर किला, ऑप्शन बी गुलबर्गा किला, ऑप्शन सी आदगिर किला, और ऑप्शन डी रायचूर किला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यादगिर किला। ठीक है, देखिए कर्नाटक सरकार ने जो है अपनी वन डिस्ट्रिक्ट जो है वन स्पॉट पहल के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यादगिर किले के विकास के लिए 100 करोड़ योजना की घोषणा की। ठीक है, स्थान कहाँ है? तो यादगिर किला जो है यादगिर जिले में एक मोनोलिथ पर बना हुआ है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? इस किले में कल्याणी चालुक्य और यादव, इसके अलावा और भी देख सकते हैं आप लोग, यादव बहमनी जैसे सुल्तान विभिन्न राजवंशों के शिलालेख है। ठीक है, किसके किसके? तो चालुक्य, यादव, बहमनी, सुल्तान जैसे बड़े बड़े के शिलालेख वहाँ पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन देख लिए? 20 क्वेश्चन देख लिए, और सारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ठीक है, आपका एग्जाम हो अगर आने वाले शिफ्ट में, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।